हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IIFL एकेडमिक क्लासेस। आज से मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के लिए इंग्लिश का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हो सकते हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा। हाँ, इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इस बार यूपी टेट के एग्जाम में। देखिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है लिख रखा है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, है ना। देखो, सबसे पहले इंग्लिश में हमें क्या करना होता है, कुछ बच्चे इंग्लिश में मार्क्स इस वजह से गेट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में हमसे ये पूछ क्या रहा है ना, फिर उसके बाद इसका आंसर क्या होगा उस चीजों को, है ना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव, ये कह रहा है इस सेंटेंस में पैसिव सेंटेंस कौन सा है। चार ऑप्शन मिलेंगे आपको इस प्रकार से। देखिए, पहला क्या है आपका, समवन में स्टील द बाइसिकल, पहला ऑप्शन ये है आपका। दूसरा ऑप्शन, द टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, ये दूसरा ऑप्शन हुआ आपका। तीसरा ऑप्शन क्या है, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। चौथा ऑप्शन क्या है, माई वॉच वॉज लॉस्ट। अब ये तो ही हमारे ऑप्शंस की बात है ना, ये ऑप्शन गिवन होंगे आपको एग्जाम के अंदर, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए सर कि पैसिव बनाते कैसे हैं। मेन पॉइंट ये है आपका। तो पैसिव के लिए आपको क्या चाहिए, हमारे पास पहले पैसिव सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, पैसिव का वर्ड होना चाहिए। उसके बाद पैसिव वर्ड लगाने के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम, मेन वर्ब चाहो बोल सकते हो, है ना, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। तो इसके बाद आप वी लगा दो, है ना, वी लगा दो। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो लगा दो, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वी लगा दो, है ना। वी लगाते ही आपके पास क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दो। अगर इसके बाद कोई अदर सब्जेक्ट या अदर वर्ड बचता है तो वो हम लगा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। अब देखिए, इसी आधार पर हम इस सेंटेंस का आंसर निकालते हैं। हमें क्या चाहिए, पैसिव सब्जेक्ट चाहिए, है ना। पैसिव सब्जेक्ट क्या हो सकता है, देखिए, समवन में स्टील द बाइसिकल, द टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, समवन बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, माय वॉच वाज लॉस्ट। हमें पता होना चाहिए पैसिव के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म जरूरी है। अगर जिस सेंटेंस के अंदर बी प्लस थर्ड फॉर्म है वही हमारा आंसर है, सिंपल सी बात है। देखो, क्या इसमें कोई आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, नहीं है सर, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्या इसमें आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, हाँ सर थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन इसमें कोई बी नहीं है, बी की कोई फॉर्म ही नहीं है, इसलिए ये आंसर आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, इसमें कोई सर बी की फॉर्म है, सर बी की फॉर्म तो है, वॉज वर बी की फॉर्म होती है, लेकिन इसमें कोई थर्ड फॉर्म नहीं है सर। देखिए, इसके साथ में आनी चाहिए ना, आगे कुछ भी उससे मतलब नहीं आया, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, माई वॉच वॉज, देखो वॉज क्या होता है, बी की फॉर्म, लॉस्ट क्या है सर, थर्ड फॉर्म, तो मिल गया ना आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म। और बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, पैसिव, तो ये आपका क्या हुआ आंसर। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, डू इट, ये आपको एक क्वेश्चन के बारे में चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है। अब देखो, किसी भी प्रकार के पैसिव में हमें क्या थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यस सर होनी चाहिए हमें। अगर बेसिक जानकारी है तो हम कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व। देखो, डू क्या है आपका वर्ब, डू क्या होता है आपका वर्ब, यस। अच्छा, किसी भी वर्ब से स्टार्टिंग होने वाले पैसिव को हम कैसे बनाते हैं, देखो उसका बनाने का तरीका होता है, आप लेट लिखेंगे, है ना। किसी भी मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले पैसिव का बनाने का तरीका क्या होता है, पहले आप लेट लिख दीजिए, लेट के बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है, हाँ, उस सेंटेंस में लेट के बाद जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है उसको लिख दो। फिर उसके बाद में आप क्या लाएंगे, वी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है आपका मेन वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव बनाने का तरीका। देखो इस तरीके से चेक कर लो, इस डू इट का पैसिव वही होगा जिसकी स्टार्टिंग लेट से हो गई। अब देखते हैं, इट बी डन, इट बी डन, क्या इसकी स्टार्टिंग लेट से, नहीं है सर, गलत। इट इज डन, क्या इसकी स्टार्टिंग लेट से, नहीं है सर, गलत हुआ।
लेट इट बी डन, हाँ सर इसकी स्टार्टिंग लेट से हो रही है तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर नहीं है अभी। देखो जब तक हम चारों ऑप्शन नहीं देख लेंगे तब तक हम आंसर क्लियरिफाई नहीं कर सकते। देखो इट विल बी डन, तो सर इसकी स्टार्टिंग तो इट से हो रही है, ये नहीं है। तो देखो ये स्टार्टिंग लेट से हो रही है तो लेट होना चाहिए, देखो लेट है हमारे पास। फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए सर, डू इट का ऑब्जेक्ट क्या है, इट, सर इट भी है। इसके बाद में सर बी होनी चाहिए, सर बी भी है हमारे पास। उसके बाद में सर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए जो आपको गिवन है सेंटेंस के अंदर, तो देखो क्या हो जाएगा, डन। तो लेट इट बी डन, इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा, लेट इट बी डन। इस तरीके से मैंने आपको दो क्वेश्चन समझाए बड़े आराम से। अगर आपको कोई डाउट है समझने में तो आप मुझे कमेंट करें, इससे आएगा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना। देखिए चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है ना, अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, इसमें से 4 ऑप्शन दिए आपके पास, इसमें से आपको बताना है कि प्लूरल वर्ड कौन सा है ना। देखो तो इसका मतलब देखो क्वेश्चन समझो पहले आप, विच ऑफ द वर्ड इज इन प्लूरल फॉर्म। अगर प्लूरल पूछ रहा है ना वो, तो ध्यान रखना उसने सिंगुलर ज्यादा दिए होंगे, उसी में तब छांट पाएंगे प्लूरल। बताओ क्राइसिस प्लूरल है आपका, या एनालिसिस है, या क्राइटेरिया है, या इंडेक्स है। तो सबसे पहले हम इसके आंसर पे बात करते हैं। सर इसका आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर होगा क्राइटेरिया। यस क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल वर्ड है। अब हमें ये पता होनी चाहिए सर ये अगर प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा, फिर ये तो पूछ सकता है। तो इसका सिंगुलर क्या होगा, क्राइटेरियन। देखो अब जितने ही वर्ड है 3 आपके पास, क्राइसिस, एनालिसिस, इंडेक्सिस, ये दिए हैं उसने सिंगुलर फॉर्म के अंदर। अगर सिंगुलर फॉर्म के अंदर दिए हैं तो इनका हमें क्या पता होना चाहिए, प्लूरल। आगे के एग्जाम में पूछ भी सकता है क्राइसिस का क्या होगा प्लूरल, क्राइसिस, एनालिसिस, इंडेक्स का क्या हो जाएगा, इंडेक्सिस। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। भले हमको टाइम लगे थोड़ा सा, लेकिन हमें उसके हिसाब से नॉलेज भी मिल रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल। आपको नाउन बताना है सर, इसमें प्लूरल नाउन कौन सा है। अब देखो प्लूरल पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर ज्यादा दिए होंगे उसने, है ना। देखो प्लूरल नाउन न्यूज, ध्यान रखना हमेशा न्यूज हमेशा अपने आप में क्या होता है सर, सिंगुलर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है अपने आप में, सिंगुलर। बिलियर्ड्स क्या होता है अपने आप में, सिंगुलर। तो बचा क्या आपका, माउस, मतलब जिसका बोलते हैं माइस। ये है इसका आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो सर ये अगर प्लूरल फॉर्म के अंदर है तो इसका सिंगुलर बता दो हमें, तो इसका सिंगुलर क्या होता है, माउस। तो ये होता है इसका सिंगुलर फॉर्म के अंदर। इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन के 4 विकल्प क्लियर हैं तो हम अपनी ग्रामर को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, ही वॉज एन ऑफन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। देखो इसमें बोला है फाइंड जेंडर, इसमें आपको जेंडर पता करना है। इसमें वर्ड क्या है आपका, देखो ऑफन। मैं आपको बता दूं इसमें अंडरलाइन करके क्या वर्ड पूछा था उसने पेपर में, ऑफन पूछा उसने। ऑफन का जेंडर क्या हुआ, पहले हमें जेंडर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए अब बताओ मुझे कॉमन जेंडर क्या होता है। कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जिसमें ना ही आप मेल को पकड़ पाओ ना ही आप फीमेल को पकड़ पाओ, मतलब आपको पता ही नहीं चले वैसे लड़का है कि लड़की है, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे कि स्टूडेंट होता है ना, कोई बच्चा हो तो पता नहीं चलता ना लड़का की लड़की है, वो होता है कॉमन जेंडर। फेमिनिन क्या होता है, जो केवल फीमेल के लिए डिनोट किया जाए, दैट इज कॉल्ड फेमिनिन। जैसे कि गर्ल है, मदर है ना, और भी आ सकते हैं। अब देखो मास्कुलिन क्या होता है, जो ओनली केवल मेल के लिए बना हो, जैसे कि बॉय बोल रहे फादर, ये क्या होते हैं मास्कुलिन जेंडर। देखो न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, सर न्यूट्रल जेंडर होता है जो निर्जीव चीजों के लिए आता है शब्द। जैसे कि बुक है तो सर बुक क्या है,
एक न्यूरो जेंडर है सर। तो पेन क्या है सर? न्यूरो जेंडर है सर। सर मोबाइल क्या है सर? ये सब न्यूरो जेंडर है। अब पूछ रहा है वो ऑफन शब्द क्या है यहाँ पर। अब देखो ऑफन का मतलब क्या होता है? अनाथ। अब अनाथ लड़का भी हो सकता है, अनाथ लड़की भी हो सकती है। तो जेंडर क्लियर नहीं हुआ ना, जेंडर क्लियर नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन जेंडर, मतलब दोनों के लिए यूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। है देखो क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें से कौन सा शब्द क्या नहीं है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। अब देखो दो टाइप के कंजक्शन होते हैं आपके, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं है। तो कोऑर्डिनेट नहीं है तो क्या पूछना चाह रहा है, सबऑर्डिनेट कौन सा है ये पूछ रहा है। देखो मैं पता होना चाहिए सर कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, ये बट है ना वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, फॉर है ना वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, एंड है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। लेकिन इफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं होता, यही पूछ रहा है वो कौन सा कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है। सर अगर इफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है तो फिर कौन सा है? सर ये होता है आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन देखे। इसमें आपको कोई डाउट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, सर मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंद कर। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7, हिज थ्रस्ट डैश नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर डैश एनीथिंग एल्स। तो इसमें से आपको प्रीपोजिशन बनना है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। एट आएगा हिज थ्रस्ट एट नॉलेज, लेफ्ट हिम नो लेजर एट एनीथिंग एल्स, या फिर फॉर आएगा या वाई आएगा या एनीथिंग आएगा। देखिए हमेशा ध्यान रखना थ्रस्ट के बाद में प्रीपोजिशन फिक्स होता है फॉर। थर्स्ट फॉर किसी भी चीज के लिए लालसा जाहिर करना है ना, थर्स्ट फॉर। देखो फॉर वाला ऑप्शन कौन सा है? सर ये वाला ऑप्शन है। सर इसमें भी फॉर ही आएगा फिर तो, लेजर फॉर, यानी ये फिक्स प्रीपोजिशन है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे फिक्स प्रीपोजिशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इजी हो जाएगा, सब के लिए हो जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ही इज अ फास्ट राइटर। इसमें बताना आपको फास्ट शब्द है वो कंजंक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है और एडजेक्टिव है ना। देखो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का मसला, इसको हम कैसे हल करते हैं? बहुत इजी होता है। देखो ये शब्द क्या है? राइटर। सर नाउन, नाउन क्या है? और नाउन से आगे जो भी वर्ड लिखा है वो सब क्या होता है सर? एडजेक्टिव। तो सर ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। कर दो सिंपल, है ना। नाउन को जो क्वालिफाई करे दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, है ना। अब देखो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एडवर्ब क्या होता है सर? जो वर्ब की विशेषता बताए वो होता है एडवर्ब, सिंपल सी बात। सर नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। इससे आगे क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, देखिए। ओके, इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। इसमें से कौन सा टेंस है जो वो सिंपल टेंस नहीं है? देखो पहला ऑप्शन है शी डज नॉट नो गुड मैनर्स। दूसरा ऑप्शन शी रीड्स व्हाट शी लाइक्स। तीसरा ऑप्शन ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। और चौथा ऑप्शन क्या है? आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो सिंपल नहीं है? ये तो बात कर रहा है। देखो शी डज नॉट नो गुड मैनर, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो वो होता है सिंपल सेंटेंस। देखो इस सेंटेंस में पूरी एक ही तो फाइनाइट वर्ब है, डज नॉट के बाद क्या है? नो। तो ये तो आपका सिंपल सेंटेंस है सर। शी रीड्स व्हाट शी लाइक्स। देखो इसमें क्या आ रहा है? व्हाट सेंटेंस बनाता क्या है आपका? व्हाट, विच, व्हेन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो ये पूछ क्या रहा है? सिंपल सेंटेंस नहीं है सर, यही तो नहीं है सर, ये तो आपका आंसर हुआ। दूसरा देख लो, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। तो इसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब आई है, इज। इसमें क्या है सर? ये सिंपल सेंटेंस है। आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, इसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो इसलिए ये भी सिंपल सेंटेंस है। आपका आंसर क्या हुआ? बी। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं। देखिए
ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो। इसमें बताना है आपको ये जो सेंटेंस आपके पास गिवन है ये सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस तो हमने बहुत बड़े होंगे, आपको बताना है क्या ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या ये टेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, क्या ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है ना। देखिए ही विल बी प्लेइंग, देखो आपको पता होना चाहिए सर विल किस में आता है, विल और शैल। आप बोलोगे सर फ्यूचर में आता है, और बी कहां लगता है सर, जहां टेंस कंटिन्यूअस हो, जहां आईएनजी हो, तो टेंस कौन सा बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये तो बनेगा। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा फिर आपको, है कोई कंटिन्यूअस सर, नहीं है। इसका मतलब सर ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, वो ऐसे ही पूछता है, टेंसों के भी नाम चेंज कर देता है। देखिए तो आपका आंसर क्या होगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन चीजों को आप नोट करना चाहो तो कर सकते हैं भाई। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, तो ये आपका आंसर हुआ। ये सारे टेंस आपने पढ़े होंगे, ये तो हो नहीं सकते बिल्कुल भी। इस तरीके से हमने आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आप इनको देखिए, आपकी मेहनत वसूल होगी जरूर। टाइम हमने लिया है, लेकिन थोड़ा सा आपका एक लाइक बनता है, थोड़ा सा एक शेयर भी बनता है ना। जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइए सर आपने थोड़ा सा प्रयास किया अच्छा या नहीं किया, इससे हम आगे और बेटर कर पाए। ओके, आज की क्लास यहीं हम करते हैं।